आज हम पैथोलॉजी रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉपिक पढ़ेंगे जो है इन्फेक्टिव एंड अदर एंटेरोकोलाइटिस। तो इन्फेक्टिव और अदर एंटेरोकोलाइटिस में क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एंट्राइटिस या कोलाइटिस हम किसको बोलते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला कि अगर कोई भी एक्यूट सडन इन्फ्लामेशन होता है या फिर क्रॉनिक स्लो एंड ऑनसेट ऑफ इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग वगैरह होता है लीजन पे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स या फिर हम कह सकते हैं डब्ल्यूबीसीज। तो एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, सडन ऑनसेट या स्लो प्रोसेस, अगर वो स्मॉल बॉवेल में होता है या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो उसे हम कहेंगे एंट्राइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और एंट्राइटिस का मतलब होता है एक्यूट या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसे हम कहेंगे एंट्राइटिस। अगर लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लार्ज बॉवेल में इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसे कहेंगे कोलाइटिस। क्या कहेंगे? एक्यूट या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होगा तो हम उसे कहेंगे कोलाइटिस। और अगर दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होंगे तो हम उसे कहेंगे एंटेरोकोलाइटिस। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि एक्यूट या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंट्राइटिस, एक्यूट या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कोलाइटिस, और एक्यूट या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन्वॉल्विंग बोथ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो उसे हम कहेंगे एंटेरोकोलाइटिस। दूसरा चीज, जो इन्फ्लामेशन होता है बॉवेल का, बॉवेल में इन्फ्लामेशन जो होता है वो दो चीज की वजह से होता है। एक तो इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस की वजह से और एक तो स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस। मतलब दो चीज होते हैं, एक तो इन्फेक्टिव इटियोलॉजी की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, और एक स्यूडो मेम्ब्रेनियस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक रिलेटेड अगर एंटेरोकोलाइटिस होता है तो हम उसे स्यूडो मेम्ब्रेनियस कहते हैं। तो अगर इन्फ्लामेशन हुआ है स्मॉल या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि किसी भी इंफेक्शन की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? किसी भी इंफेक्शन की वजह से हुआ है। क्या हुआ है? स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जगह पे इन्फ्लामेशन हुआ है तो हम उसे कहेंगे इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस। तो इन्फ्लामेशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, तो इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस और एक स्यूडोमेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस। तो सबसे पहले इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस के बारे में देखेंगे। तो इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस जैसे कि मतलब से ही पता चलता है कि आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, एंटेरोकोलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन जो कि दोनों जगह होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और इन्फेक्टिव यानी कि किसी तो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या फिर हम कह सकते हैं इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कुछ भी, किसी भी चीज का, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगाई का अगर बॉडी के अंदर आता है और उसकी वजह से अगर हमें इन्फेक्शन देखने मिलता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, तो हम उसे कहेंगे इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लीजन, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लीजन ऑफ कोलॉन और स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो ये एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लीजन, लीजन या फिर अल्सरेशन फॉर्मेशन होते हैं कहाँ पे? कोलॉन, कोलॉन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, ये सारी चीजें होते हैं। तो इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लीजन ऑफ कोलॉन और द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट एटसेट्रा। अभी इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस जो होता है वो दो चीज से हो सकता है, दो मैकेनिज्म है। एक होता है एंटेरो इन्वेजिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है एंटेरोटॉक्सिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया।
तो इन्फेक्शन दो चीज की वजह से होता है। किसकी वजह से? एक तो बैक्टीरिया या वायरस बाहर से ही आया हो, इन्वेजन, मतलब बाहर से ही जो बैक्टीरिया आया हो और जो इफेक्ट करता हो, वो उसे कहेंगे एंटेरो इन्वेजिव बैक्टीरिया। और दूसरा एंटेरोटॉक्सिक, मतलब बॉडी में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसके टॉक्सिसिटी की वजह से अगर एंटेरोकोलाइटिस देखने मिलता है तो हम उसे कहेंगे इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस। तो ये दो मैकेनिज्म होता है, एक तो एंटेरो इन्वेजिव बैक्टीरिया और एक तो एंटेरोटॉक्सिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इसमें एंटेरो इन्वेजिव जो बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से या फिर उसमें जो एंटेरोकोलाइटिस होता है उसमें अल्सरेशन देखने मिलता है, और एंटेरोटॉक्सिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में अल्सरेशन नहीं देखने मिलता है। तो ये दो मैकेनिज्म से इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस दो मैकेनिज्म से होता है। एक तो एंटेरो इन्वेजिव बैक्टीरिया, इन्वेजन होना, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आना। दूसरा एंटेरोटॉक्सिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके टॉक्सिसिटी की वजह से अगर एंटेरोकोलाइटिस होता है तो उसे हम कहेंगे एंटेरोटॉक्सिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। जिसमें अगर एंटेरो इन्वेजन हुआ है तो अल्सरेशन फॉर्मेशन देखने मिलेगा या अल्सर्स फॉर्मेशन देखने मिलेगा, और अगर एंटेरोटॉक्सिन है तो हमें अल्सरेशन फॉर्मेशन मोस्टली नहीं देखने को मिलता है। तो इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस में सबसे पहला जो डिजीज है वो कौन सा है? वो है एंटेरिक फीवर। कौन सा है? एंटेरिक फीवर, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में टाइफॉइड कहते हैं। टाइफॉइड फीवर या फिर एंटेरिक फीवर, ये अगर हम देखेंगे तो मोस्टली कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पेट का बुखार होता है। तो रिलेटेड टू एंट्रिक होता है, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, बॉवेल से रिलेटेड होता है, तो इसे हम कहेंगे एंटेरिक फीवर, या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में इसको टाइफॉइड फीवर या फिर पेट का बुखार ऐसे कह सकते हैं। तो एंटेरिक फीवर जो है इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज ए सिस्टमिक डिजीज। सिस्टमिक डिजीज डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो ये क्या है? एक सिस्टमिक डिजीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड डिसेमिनेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी। अगर कॉमनली डेफिनेशन देखेंगे तो कैसा होगा? सिस्टमिक डिजीज है, एक सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें क्या होता है? फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, और क्यों होता है? तो ये बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी, या फिर हम कह सकते हैं साल्मोनेला ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, डिसेमिनेशन होता है वो बैक्टीरिया का एब्डोमेन में या फिर एंट्रिक रीजन में, तो उसे हम कहेंगे एंटेरिक फीवर। तो इट इज ए सिस्टमिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, एब्डोमिनल पेन, डिसेमिनेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी, इसके वजह से ये होता है, उसे हम कहेंगे एंट्रिक फीवर। अभी एंट्रिक फीवर जो है वो एक एक्यूट इन्फेक्शन है, सडन ऑनसेट होता है कुछ दिन के अंदर। अगर साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो अगर डिसेमिनेशन होता है बॉडी में तो हम उसे कहेंगे टाइफॉइड फीवर। अगर साल्मोनेला पैराटाइफी होता है तो उसे हम कहते हैं पैराटाइफॉइड फीवर। और अगर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया जो है वो अगर अफेक्ट करते हैं तो हम उसे कहेंगे फूड पॉइजनिंग हुआ है। क्या कहेंगे? फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो नॉर्मली एक्यूट इन्फेक्शन होता है साल्मोनेला का, तो अगर साल्मोनेला टाइफी अफेक्ट किया है तो हम कहेंगे टाइफॉइड फीवर। साल्मोनेला पैराटाइफी अगर अफेक्ट किया है बॉडी को तो पैराटाइफॉइड फीवर, और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम अगर अफेक्ट किए हैं तो हम उसे कहेंगे फूड पॉइजनिंग। तो इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस में सबसे पहला एंट्रिक फीवर के बारे में देखेंगे। एंट्रिक फीवर में एक्यूट इन्फेक्शन होता है, वो साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसकी वजह से फीवर, एब्डोमिनल पेन हमें देखने को मिलता है। अगर पैथोजिनोसिस देखेंगे तो टाइफॉइड के बारे में अगर हम देखेंगे या फिर एंट्रिक फीवर के बारे में देखेंगे तो क्या है? तो ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे ट्रांसफर होता है? तो ये फूड और वाटर से बॉडी में इंजेस्ट होता है। मतलब बॉडी में कैसे आता है? तो फूड, अनहाइजीनिक फूड या वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर होता है, उससे
स्प्रेड होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इंजेस्ट होता है फूड और वाटर से, यानी कि हाइजीन अगर नहीं रखा है, अनहाइजीन फूड है या फिर कंटामिनेटेड वाटर है, तो उससे क्या होगा, एंट्रिक फीवर स्प्रेड होगा। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना है, 5 से लेके 14 डेज तक। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो बॉडी में सबसे पहली बार बैक्टीरिया जब गया, फर्स्ट बैक्टीरिया जब अंदर बॉडी में गया, वहां से लेके फर्स्ट सिम्टम आने तक, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आने तक जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो एंट्रिक फीवर का है वो है 5 to 14 डेज, यानी कि पहली बार बैक्टीरिया बॉडी में घुसा वहां से लेके फर्स्ट साइन और सिम्टम डेवलप होने के बीच का जो टाइम होता है उसे हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि एंट्रिक फीवर में होता है 5 to 14 डेज। तो इसमें सबसे पहला चीज क्या है कि ये स्प्रेड होता है फूड और वाटर से, अनहाइजीन फूड और कंटामिनेटेड वाटर से। दूसरा इंक्यूबेशन पीरियड 5 से लेके 14 डेज तक होता है। इसमें होता क्या है, तो जो बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला नाम के जो बैक्टीरियाज होते हैं, साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी, टाइफीम्यूरियम, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं और लिम्फोइड फॉलिकल्स और पियर्स पैच स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है उनको अफेक्ट करते हैं या फिर उनके अंदर जाते हैं। तो लिम्फोइड फॉलिकल कैसा होता है, 2 से 3 mm का नोड्यूल्स होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जिसमें बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और पियर्स पैचेस भी ओवल ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं म्यूकोजा, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, जो ज्यादातर इलियम में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करता है, जो बैसिला या फिर जो बैक्टीरिया होता है वो लिम्फोइड फॉलिकल्स में जाते हैं या फिर पियर्स पैचेस में जाते हैं और वहां पे जाके उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लड स्ट्रीम में जाना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें बैक्टीरियमिया या फिर कंटिन्यूअस राइजिंग फीवर और रोज स्पॉट ऑन स्किन देखने को मिलता है। बैक्टीरियमिया यानी कि इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, ब्लड में बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ जाता है। दूसरा, जब इन्फेक्शन होता है तो फीवर आता है या फिर टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये स्टेप लैडर वाइज में फीवर आना स्टार्ट होता है। पहले 98, 99, 100 ऐसा एक स्टेप लैडर फॉर्म में फीवर आता है, लेकिन वो फीवर कंटिन्यूअस रहता है। तीसरा, फर्स्ट वीक में हमें बॉडी पे रेड रोज स्पॉट जैसे देखने मिलते हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक खत्म होने के बाद सेकेंड वीक के बीच में रोज स्पॉट देखने मिलते हैं, जो कि 2 से 3 mm जितना बड़ा मैक्यूल्स होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली हमें ट्रंक पे देखने को मिलता है। कैसे ट्रंक पे देखने को मिलता है, ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टाइफाइड फीवर का। तो रोज स्पॉट जो होता है वो डेवलप होता है ट्रंक पे, जो 2 से 3 mm का मैक्यूल्स होता है फॉर्मेशन। ये सबसाइड हो जाता है 4 से 5 दिन के अंदर, अपने आप ये डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं करीब 10 दिन के बाद से, और उस टाइम पे हमारा विडाल टेस्ट होता है, जो कि टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, वो पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है। क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, जिस जगह पे बेसिलाई ने अटैक किया है वहां पे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स जाना स्टार्ट होते हैं और एंटीजन प्रोड्यूस होता है। तो वो एंटीजन डिटेक्ट होता है 10 डेज के बाद। तो विडाल टेस्ट जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक से 10 डे के बाद ही पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एंटीजन डिटेक्ट करना स्टार्ट करता है। और ये पीक पे जाता है 3 वीक्स तक, 3 वीक्स तक वो पीक पे जाता है, उसके बाद वो नॉर्मली सबसाइड होना स्टार्ट होता है। तो जो पैथोजेनेसिस है वो कैसा है कि बैक्टीरिया इंजेस्ट किया जाता है अनहाइजीनिक फूड और कंटामिनेटेड वाटर से। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 14 डेज। बेसिलाई जो होते हैं वो सबसे पहले लिम्फोइड फॉलिकल्स और पियर्स पैचेस को अफेक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाना स्टार्ट करते हैं। जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तब
बैक्टीरियमिया, कंटिन्यूअस राइज इन टेम्परेचर और रोज स्पॉट, ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है जिसमें एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, और वो एंटीजन प्रोड्यूस होने की वजह से ही हमें विडाल टेस्ट से पता चलता है कि पेशेंट को टाइफाइड हुआ है कि नहीं। और ये जो सिम्टम्स है ये पीक पे जाते हैं 3 वीक्स में, और उसके बाद सबसाइड होना स्टार्ट होते हैं 3 हफ्ते के बाद से। अभी इसमें एंटेरिक फीवर में बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे गया है उस हिसाब से वहां पे कुछ कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स पियर्स पैचेस से ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, और कुछ कुछ ऑर्गन्स में जाके वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं और वहां के ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगते हैं। तो लोकलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ पे लोकलाइज्ड है उसके हिसाब से हमें लीजन्स या फिर इंफेक्शन या ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। तो अगर इंटेस्टिनल लिम्फोइड टिश्यू में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, उसमें अगर बैक्टीरिया अफेक्ट करता है तो हमें इंटेस्टिनल लीजन देखने को मिलते हैं। इंटेस्टाइन में अल्सर्स फॉर्मेशन या फिर लीजन्स फॉर्मेशन देखने मिलता है। दूसरा, अगर मिसेंट्रिक लिम्फ नोड में जाते हैं तो हेमरेजिक लिम्फेडेनाइटिस हमें देखने को मिलता है। मतलब लिम्फ नोड, मिसेंट्रिक लिम्फ नोड में क्या होता है, बीच का कोल पार्ट जो होता है वो नेक्रोस्ड हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसे हम कहते हैं हेमोरेजिक लिम्फेडेनाइटिस। तीसरा, अगर लीवर में जाता है तो पेरेन्काइमल नेक्रोसिस करता है। जो पेरेन्काइमल सेल्स होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वो नेक्रोसिस हो जाता है, टिश्यू डेड हो जाता है, तो पेरेन्काइमल नेक्रोसिस करता है। गॉल ब्लैडर में कॉलिसिस्टाइटिस होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होने लगता है। और स्प्लीन में अगर बैक्टीरिया जाता है तो वो हाइपरप्लेजिया, यानी कि सेल्स बनाने का जो काउंट है वो इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्प्लीनोमेगैली देखने मिलता है। तो बैक्टीरिया जहां जहां पे लोकलाइज्ड होता है उस हिसाब से लीजन देखने मिलते हैं। अगर इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यू में है तो इंटेस्टिनल लीजन देखने मिलेगा, मिसेंट्रिक लिम्फ नोड में है तो हेमोरेजिक लिम्फेडेनाइटिस देखने मिलेगा, लीवर में है तो पेरेन्काइमल नेक्रोसिस देखने मिलेंगे, गॉल ब्लैडर में कॉलिसिस्टाइटिस, स्प्लीन में हाइपरप्लेजिया, अगर किडनीज में चले जाते हैं तो नेफ्राइटिस देखने मिलता है। ऐसे करके हमें सिम्टम्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर में क्या देखने मिलता है, तो ये एक टाइप का एंटेरिक फीवर है, तो मोस्टली वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो इंटेस्टिनल लीजन, इंटेस्टाइन में लीजन देखने मिलता है, जो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ देखने मिलता है, तो देखने मिलता है टर्मिनल इलियम पे। जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो टर्मिनल पार्ट जो होता है इलियम का, यानी कि जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है, टर्मिनल पार्ट, वहां पे लीजन ज्यादातर होते हैं, लेकिन जेओजिनम और डिओडिनम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इलियम में होता है। इलियम में जैसे कि मैंने कहा कि पियर्स पैचेस जो है वो इलियम में प्रेजेंट होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली लिम्फोइड फॉलिकल्स और पियर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बैक्टीरिया मोस्ट प्रोबेबली उसमें ही इन्वेड करते हैं या उसी को डैमेज करते हैं। पियर्स पैचेस में क्या होता है, अल्सर्स फॉर्मेशन होता है जिसका बेस ब्लैक होता है और मार्जिन जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो जो पियर्स पैचेस होते हैं वो म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, मोस्ट प्रोबेबली इलियम में होते हैं। वहां पे क्या होता है, अल्सर्स फॉर्मेशन होता है जिसका बेस जो होता है, बेस जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, और जो मार्जिन्स होते हैं उसके, अल्सर्स के बाजू के मार्जिन्स होते हैं वो थोड़े रेज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा, तो लिम्फोसाइटोसिस देखने मिलेगा, डिक्रीज इन दी WBC काउंट, सॉरी लिम्फोसाइटोसिस यानी कि इंक्रीज इन WBC काउंट देखने मिलेगा। न्यूट्रोपेनिया यानी कि डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स,
और हाइपरेमिया यानी कि इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। तो माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला लिम्फोसाइटोसिस यानी कि इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, इन्फेक्शन होता है तो काउंट्स बढ़ते हैं। दूसरा न्यूट्रोपीनिया, डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स। हाइपरेमिया, डिक्रीज बैक्टीरिया इन ब्लड। ये चीज हमें देखने को मिलेगा। तो ये एंटेरिक फीवर के बारे में है, डेफिनेशन, उसके बैक्टीरियाज, पैथोजेनोसिस कैसे होता है, लोकलाइजेशन अगर रहेगा तो क्या देखने मिलेगा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर ये सब तो रिलेटेड एग्जाम होता है कि एग्जाम में लिखना है, हमें थोड़ा सा रिमेम्बर करना है, लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आता है कि हम कह सकते हैं टाइफाइड फीवर है, डायग्नोसिस कैसे कैसे किया जा सकता है। अगर पेशेंट हमारे पास आता है जो बोलता है कि मुझे हेडेक है, हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन है, क्या क्या है, हेडेक है, नौशिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, तो हमें कैसा होता है कि ये सब चीज देख के हम नॉर्मली सादा इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कह सकते हैं। लेकिन पेशेंट जब हमारे पास आता है और 1 वीक हो गया है और वो हमें कहता है कि बॉडी पे रेड स्पॉट्स प्रेजेंट है, दूसरा सबसे अच्छा चीज की ब्रेडिकार्डिया है, यानी कि अगर टाइप कोई भी फीवर होता है पेशेंट को तो मोस्ट प्रोबेबली हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, लेकिन टाइफाइड फीवर जो होता है इसमें हमें ब्रेडिकार्डिया देखने मिलता है, स्प्लीनोमेगैली देखने मिलते हैं, क्योंकि स्प्लीन में क्या करते हैं, बैक्टीरिया जाने की वजह से हाइपरप्लेजिया जनरेट करते हैं, सेल्स जनरेशन इंक्रीज करते हैं और हमें स्प्लीनोमेगैली देखने मिलता है। उसके साथ साथ एब्डोमेन डिस्टेंशन और टेंडरनेस देखने मिलता है। और अगर फीवर प्रेजेंट होगा तो वो स्टेप लैडर टाइप में फीवर होता है। तो अगर कोई पेशेंट आया है जो ऐसा सिम्टम्स दे रहा है कि हेडेक है, नौशिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, अगर आपने देखा तो बॉडी पे रेड स्पॉट्स प्रेजेंट है ट्रंक पे, या फिर रेड स्पॉट या रोज स्पॉट हम कह सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया है पेशेंट जिसमें स्टेप लैडर इंक्रीज इन फीवर ऐसा पैटर्न देखने मिल रहा है, स्प्लीनोमेगैली देखने मिल रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को एंटेरिक फीवर है या टाइफॉइड है। ब्लड कल्चर या विडाल टेस्ट कब करना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली विडाल टेस्ट जब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इन्फेक्शन बैक्टीरिया अंदर घुसने से 10 डे के बाद ही, या फिर हम कह सकते हैं पेशेंट अगर हमारे पास आया तो इमीडिएटली अगर विडाल टेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि नेगेटिव आएगा, तो 1 हफ्ते के बाद अगर पेशेंट के आने के 1 हफ्ते बाद अगर विडाल टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा कि पेशेंट को एंटेरिक फीवर हुआ है कि नहीं। दूसरा ब्लड टेस्ट या फिर हम कह सकते हैं ब्लड कल्चर, अगर ब्लड कल्चर हम फर्स्ट वीक में करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को टाइफॉइड हुआ है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि पेशेंट अगर हमारे पास हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन लेके आता है, उसके साथ साथ रेड स्पॉट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, और हम अगर देखने के बाद एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्प्लीनोमेगैली या ब्रेडिकार्डिया हमें देखने मिलता है, तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि पेशेंट को टाइफॉइड हुआ है, जिसमें विडाल टेस्ट हमें मोस्टली 10 डे के बाद करना चाहिए। ब्लड कल्चर जो है वो फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। विडाल टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसका टाइट्रेशन होता है 1:160 तक, तो हम कह सकते हैं कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव है। इसमें ट्रीटमेंट पार्ट में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो ट्रीटमेंट पार्ट में नॉर्मली सिप्रोफ्लॉक्सेसिन देते हैं 750 बीडी, दूसरा लीवोफ्लॉक्सेसिन देते हैं 500 ओडी या फिर 250 बीडी दे सकते हैं फॉर 5 to 7 डेज अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो। उसके साथ साथ हम अगर पेशेंट एडमिटेड है तो उसे हम सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम दे सकते हैं जो कि
सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन का ड्रग है। 1 ग्राम दे सकते हैं फॉर 5 to 7 days। और सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, लिवोफ्लॉक्सेसिन ये क्यूनियोलोन्स ग्रुप के ड्रग्स है। तो अगर हमें ट्रीटमेंट पार्ट देखना है तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, लिवोफ्लॉक्सेसिन, सेफ्ट्रिएक्सोन हम दे सकते हैं, उसके साथ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हम उसे कर सकते हैं। तो इतना चीज़ हमें एंटेरिक फीवर या फिर हम कह सकते हैं टाइफाइड के बारे में पता होना ज़रूरी है।